नमस्कार दोस्तों। क्या सचमुच देश बदल रहा है? क्योंकि हमने तो कई महापुरुष की भविष्यवाणियां पढ़ी है और एक कहा जाता रहा है कि अब समय आ गया है, देश बदलने वाला है। जो बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है, शायद वो यही है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो पहले के महापुरुष या बड़े बड़े भविष्यवेत्ता जो हैं, उन्होंने जो कहा है कि एक समय भारत विश्व गुरु बनेगा और देश दुनिया पूरा बदलेगा। लेकिन फिलहाल हम अभी भारत की बात करें कि भारत में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। देश के दो बड़े चेहरे एक सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वो दूसरा उनके सिंहासन की नींव जो है उसको कस के थामे हुए हैं कि वो लड़खड़ाए नहीं, डोले नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके का हलचल सुनाई देने लगी है, उसके बाद से क्या आप कह सकते हैं कि वास्तविक में नींव कमजोर नहीं हुई है? क्या सिंहासन डोल नहीं रहा है? क्या वो चाणक्य नीति फेल कर गया है, फेल कर रहा है? क्या वो चाणक्य अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं कि नहीं? क्या बदलाव का समीकरण बनने लगा है? राहुल गांधी लगातार जनसंपर्क में हैं और लगातार छात्रों के बीच हैं, छात्राओं के बीच है। देश का कोई भी व्यक्ति उनसे कनेक्ट करता है। अगर किसी को कोई परेशानियां होती है, यहां तक कि अगर किसी की नहीं सुनी जाती है, उसका एफआईआर नहीं होता, तो उसके लिए वो 7-7 घंटे बैठ जाते हैं। क्या देश ऐसे ही बदलेगा? एक तरफ जो दावा करते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है और अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन कह के वो अच्छे दिन वास्तविक में ला दिए हैं, सब कुछ सामान्य है, ये आप तय करेंगे। लेकिन जो दिख रहा है उसकी बानगी सिर्फ हम आपको बताएंगे कि आखिर पिछले कुछ दिनों में जो हलचलें हुई है वो आखिर कौन सी आहट दे रही है। देश के कई बड़े बड़े पत्रकार अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। अभी पहले सुनिए क्या बोल रहे हैं। कुछ चीजें अप्रत्याशित हुई हैं पिछले 1-1.5-2 महीनों में। अब इसकी वजह से कई अटकलों का बाजार गर्म है। जैसे अगर आप देखें कि अमित शाह के 2 सबसे करीबी विश्वस्त विश्वास पात्र लोग, उनके ऊपर गाज गिरी है। अगर आप देखें इनके 2 सबसे करीबी लोग कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव। धर्मेंद्र प्रधान को अंत में इस्तीफा देना पड़ा और भूपेंद्र यादव के अपने ही ऑफिस के 2 लोगों को की सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया। उनमें से एक वो शख्स थे जो 30 साल से उनके साथ थे और संघ के आदमी। जी। इस खबर की चर्चा उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी दरअसल होनी चाहिए कि आखिर अमित शाह का इतना करीबी आदमी, उसके ऑफिस डिपार्टमेंट नहीं, मंत्रालय नहीं, उनके अपने ऑफिस के 2 लोगों की सर्विस टर्मिनेट हुई। क्यों? उसके पहले अगर आपने देखा होगा दतिया में नरोत्तम मिश्रा, वो भी अमित शाह के करीबी माने जाते थे, उनका भी टिकट कटा वहां पे। उन्होंने काफी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, पार्टी चुनाव भी हार गई, लेकिन टिकट वापस नहीं। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो बांकीपुर में जिस तरीके से पार्टी प्रेसिडेंट की विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। ये चारों चीजें ऐसी हैं जिनमें 3 चीज तो बहुत स्पष्ट है: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और भूपेंद्र यादव के यहाँ से उनके अधिकारियों का टर्मिनेशन, और दतिया। ये वो चीजें जो अमित शाह को डैमेज करती हैं। और जो बांकीपुर का मामला है वो दरअसल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डैमेज करता है कि भाई आपने ऐसे आदमी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव जीत नहीं सकता है, और वहां एक नया आदमी आता है और उसको ढकेल के हरा देता है और बुरी तरह हराता है। बुरी तरह। क्या भारतीय जनता पार्टी आज से कुछ समय पहले, बंगाल चुनाव के पहले, आप सोच सकते थे या बाद में सोच सकते थे कि अपने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव
की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हार जाए? हम्म, क्या ये कोई सोच सकता था? और वो भी तब जबकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बीजेपी का वोट शेयर जहां वो कंसिस्टेंटली 60% पा रही थी, वहां से घट के 38% यानी 28% का ड्रॉप। हम्म, जो बीजेपी महाराष्ट्र बंगाल को इतने बड़े पैमाने पर जीत लेती है, वह बांकीपुर नहीं जीत पाती या दतिया नहीं जीत पाती। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अंदर। अब वो क्या गड़बड़ है, किस स्तर पर गड़बड़ है, उस संदर्भ में अगर आप अमित शाह के ऊपर जो दबाव इस वक्त बन रहा है कि भाई राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं अमित शाह इस्तीफा दे, ही शुड रिजाइन। तो अगर अमित शाह इस्तीफा दे, ये मांग अगर तेज होती जा रही, विपक्ष लगातार इसको आगे बढ़ाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह तो वल्नरेबल दिखाई पड़ रहे हैं। और अमित शाह की चिंता ये नहीं कि मैं यहां तक पहुंच गया तो भाई अब आपने जितना यश कमाना था वो तो कमा लिया आपने, भाई आप अमित शाह का नाम तो इतिहास से वापस नहीं जाने वाला। लेकिन उनको लगता है जब मैं इतने करीब पहुंच चुका हूं, सिर्फ कदम दूर हूं देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेता बन, ऐसे समय में अगर मेरे ऊपर ये दाग लगता है, ये जो चिंता है, जो भविष्य की राजनीति की चिंता है, भविष्य में जो पाना था उसकी जो चिंता है, उसका बोझ इस वक्त मैं सीधे तौर पर अमित शाह के चेहरे पर देख रहा हूं। उनके झुके हुए कंधे इस बात का गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक चौसर उन्होंने खेलने की कोशिश की थी और उनको ये लग रहा था कि आगे का रास्ता उनके लिए बहुत आसान है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वहां पे अगर दिक्कत पैदा आने लगे, वहां पे अगर स्ट्रिप रैम्बलर्स आ जाए या स्पीड ब्रेकर आ जाए या उनको ये लगे कि उनका वो सपना टूट सकता है, तो फिर आप समझ सकते हैं। तो आपने सुना देश के दो वरिष्ठ पत्रकारों के वॉल से हमने लिया है और कैसे उन लोगों ने भी चिंता जताई है कि देश में जो हाल के दिनों में जो हुआ है वो किसी नए आहट की सुबुगाहट है। जंतर मंतर पे जिस तरीके से एक बाहर का व्यक्ति आया और वहाँ पे बगैर किसी योजना के, बगैर किसी प्लानिंग के, व्यवस्था के वो वहाँ बैठ गया और एक एक कर पूरे देश का युवा वहाँ कारवा बना दिया और एक संख्या पहले सैकड़ों, फिर हजारों और फिर लाखों में पहुँच गई और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा करना पड़ गया, जबकि कई लोग ये भी कह रहे थे कि बीजेपी के सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये यूपीए की सरकार नहीं है। लेकिन एक समय आया कि साम दाम दंड भेद लाठीचार्ज पैलेट गन सब कुछ करके जब थक हार गए तब अंत में इस्तीफा करना पड़ गया। इस्तीफा हुआ, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद इस्तीफा हुआ। उसके बाद हमारे बिहार में भी देश के सबसे सर्वोच्च लीडर बीजेपी हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सीट खाली हुआ, उस सीट पे वो अपनी साख नहीं बचा पाए और वो वहां से बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुए। और भी देश में 3 चुनाव में 2 वो लोग हार गए और 1 ही जीते। तो क्या ये जेनजी और ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्या उसका असर पूरे देश में दिखने लगा, पूरे देश में दिख रहा है? क्या वास्तविक में शाह और मोदी जी का जो सिंहासन है वो डोल रहा है और दोनों एक दूसरे को बचाने की जुगत में जो कल तक थे, आज दोनों अपनी अपनी कुर्सी बचाने में जुट गए हैं? का वास्तविक में शाह इतने कमजोर हो गए हैं, जिनका एक छत्र राज था कि जिस स्टेट पे वो अपनी नजरें इनायत कर देते थे उसकी सत्ता इनके हाथों में आ जाती थी। बिहार हो या बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो, चारों तरफ इनका ही बोलबाला था। देश के आज 70 से 80% जो स्टेट है उस पे इन लोगों का आधिपत्य बना हुआ है। उसके बावजूद आज ये इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? आखिर इतने कमजोर होने का कारण क्या है?
क्या इन पे से आम लोगों का भरोसा उठता जा रहा है? क्या इन्होंने जो वादे किए थे, क्या उसके साथ धोखा हुआ है? क्या 2-2 करोड़ नौकरी उन युवाओं को जो कहा गया था वो नहीं हुआ? इसके वजह से इनके प्रति विश्वसनीयता खत्म हो गई है। माहौल क्या है, आइए हम एक और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके वॉल से हम कुछ और सुनाते हैं। 1 मिनट और। पुण्य प्रसून वाजपेयी, और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन्हीं लोग के वजह से आज मेन मीडिया से दूर होकर अपना खुद का सोशल प्लेटफॉर्म खड़ा किए हुए हैं, और वो खटक रहे हैं इन दोनों चेहरों को। सुनिए पहले। जो 2 शख्स इस देश को चला रहे हैं, इस दौर में क्या दोनों की राह अलग अलग हो चुकी है, या फिर एक ऐसी परिस्थिति सरकार के सामने आकर खड़ी हो गई है जहां पर किसी एक को शह मात दिया ही जाएगा, और उस एक के आश्रय दूसरे की बिसात इस दौर में बिछ रही है, या फिर दूसरा बिसात बिछा रहा है। नई परिस्थिति यहां तक आ गई है कि मंत्री बने कौन? जब ताकत मिलती नहीं है तो मंत्री बनकर आप क्या कर लीजिएगा? और अगर आप बहुत सीनियर होंगे या फिर आपको कोई नहीं जानता होगा, दोनों के बीच मौजूदा दिल्ली की सत्ता कोई अंतर देखती ही नहीं है। उल्टे खुले तौर पर जिसे कोई नहीं जानता है उसको जाने पहचाने चेहरे को हटाकर जब स्थापित किया जाता है तो इसका नजारा खुले तौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री को देखकर हर किसी ने लगाना शुरू कर दिया। नया सवाल यह है, क्या एक ऐसी परिस्थिति में बीजेपी आकर खड़ी हो गई है जहां उससे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है? क्यों? क्योंकि सामने वही 2 चेहरे हैं जो निर्णय लेते रहे हैं, और उन्हीं निर्णयों के आश्रय यह देश चलाया गया है, उन्हीं के आश्रय चुनावी जीत हासिल की गई है। लेकिन अभी तो बहुत सारे काम अधूरे पड़े थे। उन अधूरे कामों को पूरा ना किया जाए तो एक झटके में किसी भी एक की कुर्सी गई तो पूरा सिस्टम ढहढहा जाएगा और बीजेपी गर्त में चली जाएगी। क्या वाकई ऐसी सोच आ चुकी है? आपने सुना, ये तो और कह रहे हैं कि क्या वास्तविक में मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक दूसरे से सह और मात का खेल खेला जा रहा है इन 2 चेहरों को? और एक साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब इन चेहरों को रिप्लेस करने की व्यवस्था बन रही है? क्या बीजेपी के अंदर जो मंथन हो रहा है, क्या सुगबुगाहट तेज हो गई है? नई जो टीम बनी है उसमें जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया वगैरह को लाया गया है, जो पहले अध्यक्ष बनने वाले थे, आज मजबूरन चाहे जिस दबाव में हो उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब चीजें नहीं संभल रही है तो उनके बैकअप प्लान पे काम करना शुरू कर दिया है आरएसएस ने, और यही वजह है कि आज वसुंधरा राजे जो सिंधिया है उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। कोर कमेटी में उन लोगों को जगह दी गई है जो कि कहीं ना कहीं 2 चेहरों से इत्तेफाक पूरी तरह से नहीं रखते हैं। तो क्या वास्तविक में ये बातें होने लगी है, क्या सुगबुगाहट हो रही है कि क्या इन चेहरों को बदला जाए? और कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या मोदी अपनी छवि, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए शाह की कुर्बानी देंगे? आपको लग रहा हो कि शाह इतने ताकतवर हैं, इतने बड़े लीडर हैं आज, कि अगर मोदी जी का कोई उत्तराधिकारी होगा, हो सकता था तो वो अमित शाह ही हो सकते थे। जितनी ताकत वो बना के रखे, पूरा देश में जितना उनका वर्चस्व अपने दल पे है, जितना पकड़ अपने दल पे है, चाहे 75% स्टेट के लीडरशिप हो या फिर संगठन पे हो, मजबूत पकड़ अगर किसी की है तब उस डायरेक्ट शाह की है, नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं, डायरेक्ट शाह की पकड़ है। तो क्या वास्तविक में वास्तविक उत्तराधिकारी अमित शाह जी हैं? और इतने करीब पहुंचने के बाद और अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि दोनों
का चेहरा अब लोगों को नागवार लग रहा है, रिप्लेस करने की सोच लोग रहे हैं, उनके ही दल के लोग। क्या लग रहा है कि देश में जिस तरीके से जेन जी जेन अल्फा बहुत सारे मुद्दों पे, जिस तरीके से फिर स्कूल ठीक करो अभियान में जिस तरीके से जयपुर में अटैक हुआ, उसका फीडबैक जो इन लोगों को मिल रहा है। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग बैठक में फैसला लिए हैं कि एक कमेटी बनाई गई है जो जैन जी के संपर्क में रहेगा। ये डर है, भय है कि जैन जी मेरी कुर्सी को हिला देगा, मेरी कुर्सी डगमगा देगा। ये भय इतने बड़े चाणक्य, इतने बड़े लीडर, देश के इतने मजबूत, पूरे भारत में इतने मजबूत और इतने ताकतवर व्यक्ति आज के डेट में नहीं हैं। और वोट से हम गए हैं, डर गए हैं कि संसद में 25 दिन के संसद में वो नहीं आए, अपनी बात से एक जुबान नहीं दिए। और उसके ऊपर से जब एक मामूली एफआईआर करने के लिए राहुल गांधी जब धरने पे बैठ जाते हैं तो पहले तो इन लोग टाल मटोल करते हैं और उन एफआईआर करने से साफ इनकार कर दिया जाता है कि नहीं होगा एफआईआर। जब 7 घंटे वो कहते हैं कि हम दिन महीने गुजार देंगे, 6 महीने साल भर बैठेंगे, आखिर एफआईआर हम लेकर जाएंगे, एफआईआर करवा के दम लेंगे, तब इन लोग को घुटना टेकना पड़ गया और घुटना टेक दिए। राहुल गांधी एक तरह से कह सकते हैं जीत गए। तो हर बार जो इन लोग को मुंह की खानी पड़ रही है जगह जगह पे, जेन अल्फा और फिर विपक्ष के माध्यम से भी जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ रही है, तो वास्तविक में देश अब उस बदलाव के दौर में आ गया है कि 2 चेहरों को रिप्लेस करने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और बीजेपी में इस तरह के सुगबुगाहट भी तेज हो गई। उनके साथ जो सरकार में साथ देने वाले लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों या फिर नीतीश कुमार हों, ये लोग भी सोचने को मजबूर हो गए हैं कि अब हम क्या करें। अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि ये लोग अगर चाहें तो तुरंत कुर्सी डोलने लगेगी, सत्ता डगमगा जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऊपर से देखिए फरक्का वाला एक मामला जो आ गया है वो दिसंबर में पूरा हो रहा है। बीजेपी बहुत दिन, जेडीयू बहुत दिन से बिहार इस ताक में था कि कब उस फरक्का वैराज को संधि है उसको खत्म किया जाए। और संजय झा भी बोल दिए हैं, पुराना वीडियो नीतीश कुमार का वायरल हो रहा है, लालू यादव का वायरल हो रहा है। तो अब उस दबाव में मोदी की सरकार आ गई है कि चारों तरफ से वो घिर गई है। जेन अल्फा विपक्ष और सत्ता में सहयोगी जो हैं उनसे के भी वहां से भी आप कहीं ना कहीं लग रहा है कि काफी इनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। 2 चेहरे सबसे ज्यादा अभी कमजोर दिख रहे हैं और सह और मात ऐसा चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को सह और मात देने की फिराक में हैं। बीजेपी में मंथन चल रहा है कि अब इन चेहरों को बदला जाए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी तेजी से उभर रहे हैं, जैन जी के सपोर्ट में आ गए हैं और उनका जो मिशन था, उनका जो धरना था जैन जी का शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर, उसमें इन्होंने नैतिक समर्थन दिया जंतर मंतर पर। भले ही वो वहाँ नहीं गए लेकिन खूब समर्थन दिया, पूरी तरह से मजबूती के साथ समर्थन दिया। और वो प्रयागराज, आज पुणे में लगातार वो छात्रों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और जहाँ जाते हैं, जहाँ वो सरकार की लापरवाहियों को तो बताते ही हैं, युवाओं की आवाज़ वो बने हुए हैं। जब जैन जी ने भारत के लोगों को आवाज़ दे दी तो अब राहुल गांधी इस बात को भजाने में जुट गए हैं कि युवाओं के आवाज़ को अपने मंच पे खुलवा रहे हैं और मंच से उसका उद्बोधन करवा रहे हैं। क्या चाहता है हुआ। महिला छात्राओं के साथ पुणे में उन्होंने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम में उन बच्चियों की आवाज़ सुनी कि
वो सब घर से निकलते हैं और शाम में अपने काम से वापस लौटते हैं तो बीच में कितनी परेशानियां आती है। जन्म से लेकर और नौकरी मिलने तक, शादी तक, किस किस तरह की परेशानियां उन लोग को झेलनी पड़ती है। तमाम बातों पर इन्होंने उन बच्चियों से आज बातचीत की और उनका एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इसी हम जब प्रोग्राम खत्म करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कैसे कनेक्ट हैं ये युवाओं के साथ। प्रयागराज में भी हमने देखा छात्रों की गूंज के दरमियान, और पुणे में भी वो दिखा, वो नज़ारा दिखा कि कैसे राहुल गांधी उन बच्चों के साथ, छात्राओं के साथ कैसे कनेक्ट हैं, उनकी हर एक बातों को तवज्जो देते हैं, हर एक बातों को सुनते हैं। और दूसरी तरफ जब मोदी और अमित शाह और देश के जो भी हैं बड़े लीडर, उन लोग से अगर आम लोग, छात्र छात्रा अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनके सामने प्रोटोकॉल आ जाता है सामने और दूरियां बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के साथ, गृह मंत्री के साथ दूरियां बढ़ जाती है, शिक्षा मंत्री के साथ दूरियां बढ़ जाती है, प्रोटोकॉल फॉलो होता है। चारों तरफ पुलिस के घेरे में जेट सिक्योरिटी और बाइक सिक्योरिटी और क्या क्या सिक्योरिटी इतना टाइट रहता है कि बच्चे अपनी बात रख नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। आम युवा जो है वो अपनी बात, अपनी व्यथा सुना नहीं पाते हैं इन लोगों को। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि युवाओं के कलेजे में वो अपना स्थान बना रहे हैं, हृदय में अपना स्थान बना रहे हैं। उनकी बातों से, उनके एक्टिविटी से बच्चा के साथ बच्चा बन जाते हैं राहुल गांधी, और वो सबसे ज्यादा हृदय से कनेक्ट होता है युवाओं के बीच और खुल के अपनी बातों को रख रहा है। कोई अगर मंच पर लड़खड़ाता है तो उसे राहुल गांधी इंस्पायर करते हैं, कहते हैं हम भी जब पहली बार मंच शेयर किए थे, हम भी जब पहली बार इस तरह किसी सभा में बोले थे, हम भी लड़खड़ाए थे, इसलिए तुम भी दिल खोल कर बोलो। ये जो कनेक्टिविटी है राहुल गांधी से, ये अपने आप में बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बदलाव का संकेत है। एक तरफ दो चेहरे असमंजस में है, दो चेहरे बदलने की बात हो रही है, और एक तरफ, दूसरी तरफ एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। युवाओं, छात्राओं, महिलाओं के बीच, दबे कुचले, शोषित, वंचित सभी वर्गों के बीच तेजी से वो चेहरा उभर रहा है। तो क्या बदलाव का संकेत यही है जो अभी दिख रहा है? एक तरफ बड़ा गड्ढा खाई बनता जा रहा है, दूसरी तरफ ये जो सैलाब जो आ रहा है, हंसी और खुशी का जो सैलाब बन के आ रहा है, उम्मीदों का जो सैलाब बन के आ रहा है, क्या देश इसी बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है जो हमारे ऋषि मुनियों और भविष्यवेत्ताओं ने कहा है? ये मंथन करने की जरूरत है। और आप भी इस वीडियो को गंभीरता से देखिए और बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में कि क्या हम जो चर्चा कर रहे हैं आपसे, और जो सीनियर पत्रकार लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो वास्तविकता की बात कर रहे हैं, वास्तविक में बदलाव होने हो रहा है, उसमें आपकी कितनी सहभागिता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए। और फिर उस क्लिपिंग को हम आपके पास छोड़े जाते हैं जो राहुल गांधी आम छात्राओं के साथ हृदय से कैसे जुड़ रहे हैं। नमस्कार। Really? She wants to come. Oh my God. अब तो सर ने कह Why दिया don't the है। other girls also come? ऐसे ही नहीं कहते कि सर बड़े दिल वाले हैं, सारे आ गए। Everyone is here. Come on. We do a selfie. Come, 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 come. Hi, hi. What's your name? I want to talk to you about
वन नोट पुणे, मजा आया तो आवाज हो जाए। एक कल्चरल शॉक, हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती? क्या बेहतरीन दिन रहा है सारे लड़कों को वहां पे। थैंक यू ब्रदर्स। Thank you. Good night. I forgot. Welcome and love you to the boys also. Good night. Thank you. Thank you. अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।